हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो आज के वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ हिंदी वर्णमाला की सीरीज। इस पूरी वीडियो में हम पूरी वर्णमाला को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आपके क्वेश्चंस यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में पूछे जाते रहे हैं, वो सारे इस आज एक वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना हिंदी वर्णमाला। दोस्तों, वर्ण क्या होता है? हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि का मतलब जो, जैसे कि हमारा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या का, खा, यानी कि जो सबसे छोटी हमारी इकाई होगी वो हमारा वर्ण होगा। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। जो मैंने ऊपर वर्णों की बात कही थी आपसे, ये जो वर्ण होते हैं इनका समुदाय यानी कि इनका एक व्यवस्थित क्रम जो होता है वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि जो हमारी वर्णमाला होती है हम सबको सभी को पता है, उसमें स्वर व्यंजन आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, या, है ना। इस तरीके से जो पूरा एक सुव्यवस्थित तरीका होता है ना, वही हमारा वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या दे रहे हैं हम? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भेद किए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। स्वर स्वर और व्यंजन के बारे में चर्चा लेते हैं। स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों वे स्वर कहलाते हैं। समझ में आया कुछ? जो हम स्वतंत्र रूप से हम जिन्हें बोल सकें वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि हमने लिखा आ, तो ये आ जो है, इसके लिए बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। आ लिखें हम या बड़ा आ लिखते हैं, है ना, छोटी ई लिखते हैं, इनके लिए किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे स्वरों की संख्या 11 होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सीधे सीधे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वरों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम वहाँ लिखेंगे 11। बिल्कुल ये मेंशन रखना है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कौन से हैं वो 11 स्वर, वो भी हम देख लेते हैं। ये है हमारे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ। ठीक है, ये हमारे 11 जो हैं वो हमारे स्वर कहलाएंगे हिंदी भाषा में। उसके बाद उच्चारण के समय दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए। अब स्वरों को भी हमने 3 भेद कर दिए हैं यहाँ पर: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब कभी कभी क्वेश्चन अगर ज़्यादा डीप पूछ लेता है तो हमसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर के बारे में भी पूछ सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है और प्लुप्त क्या होता है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: आ, ई, उ और ऋषि। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको लिख लो अपनी नोटबुक में, बिल्कुल मोस्ट है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन दे देगा, एक प्रश्न ऐसे बना देगा कि निम्न में से कौन से वर्ण ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन में आपको दे देगा। छोटा आ दे दिया, छोटी ई दे दिया, है ना। इस तरीके से आ, ई, उ, ऋषि दे दिया, फिर नीचे आपको और ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है हमें। ये हमारे चारों जो हैं, आ, ई, उ और ऋषि, ये हमारे ह्रस्व स्वर आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, ह्रस्व स्वर में जितना समय लग रहा था उससे दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना है हमें। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़े ए, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और ओ। अच्छा, आप लोग कहेंगे यहाँ पर बड़ा आ समझ में आता है, दीर्घ स्वर हो गया, है ना, इसमें बड़ी ए की मात्रा है। बड़ी ई भी समझ में आ रही है आपको, बड़ी ओ भी, पर आपको ए छोटा, ये जो ए है वो आपको लग रहा होगा कि आपका ये
जो है ह्रस्व स्वर है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। छोटी ए जो है हमारी ये दीर्घ स्वर में ही आएगी, और छोटा ओ भी हमारा दीर्घ स्वर में ही आता है। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें। अब हम आ जाते हैं प्लुप्त स्वर में। जिन स्वरों को उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। हमने क्या पढ़ा था, हमारा ह्रस्व स्वर में हमारा सबसे कम समय लगता है, ठीक है, दीर्घ स्वर में उनसे ज़्यादा लगता है, पर जो प्लुप्त स्वर होते हैं, प्लुप्त स्वरों में सबसे ज़्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, दूर से बुलाने में। अब जैसे हम काफ़ी दूर से कोई आ रहा हो उसको बुला सकते हैं, या फिर हम ऐसे हमने देखा होगा जब हम ओम की ध्वनि निकालते हैं, ओम, इस तरीके से, है ना। तो ये जो हमारा प्लुप्त स्वर, इसमें हम प्लुप्त स्वर छांट के दिखाओ मुझे जरा कौन सा है। ये हमारा जो ऊ होता है, ये हमारा प्लुप्त स्वर कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में। मात्राएं क्या होती हैं? स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित होती हैं। ठीक है, स्वरों के बदले हुए स्वरूप को, यानी जो हमने स्वर पढ़े थे उनका थोड़ा सा बदला कैसे, जब से छोटा आ है ना, वो बड़ा हो गया, छोटी ई थी वो बड़ी ई हो गई, तो इन्हीं को हम मात्राओं में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अब हम मात्रा में आते हैं, जैसे कि छोटा आ की मात्रा सब जानते हैं, इसमें कोई भी हलंत या फिर आगे एक डंडा वगैरह नहीं लगता है। ये आपकी बड़ी आ की मात्रा, जैसे काम में हमने का पे हमारी बड़ी आ की मात्रा लगी है। किस लय में हमारी का जो है उस पर छोटी ई की मात्रा लगी है। खीर में हमारी खा पे बड़ी ई की मात्रा है। गुलाब में गा पे हमारी छोटा ऊ की मात्रा लगी है। भूल में हमारी भा पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। ऋषि में हमारा जैसे तृण लिखा है, तृण में ये आपका ऋषि वाला रि बना हुआ है। केश में हमारी छोटी ए है, इसमें बड़ी ए है। चोर इसमें छोटा ओ है। चौखट इसमें बड़ा ओ है। तो ये हमारी कुल मात्राएं हो गई। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर करा नहीं हो आपने, तो मैं ऐसा ही आपको बेहतरीन कंटेंट हमेशा देने वाला हूँ, जो आपको कहीं किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। एक ही वीडियो में मैं आपका सारा वर्णमाला, जो भी क्वेश्चन आज तक बनी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आगे। हमारा आगे क्या कह रहा है? आवर्ण स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजनों का अपना स्वरूप निम्नलिखित होता है। ठीक है, ये क छ ट त प, ये जो व्यंजन होते हैं ना, इनके नीचे हलंत लगता है सबके नीचे, ये हमें याद रखना है। ठीक, इस तरीके से आगे आते हैं। आ लगने पर व्यंजनों के नीचे का चिन्ह हट जाता है, तब इन्हें इस प्रकार लिखा जाता है, क छ ट छ, है ना। जैसे कि यदि हमारा का है, यदि हम इसमें आ मिला दें, है ना, आ की जब हम इसके साथ संधि कर देते हैं तो हमारा ये पूरा का बन जाता है। अभी ये जो बना था हमारा, ये का पूरा नहीं था। यहाँ पर हमारा का जो बनता है पूरा का, वो छोटा आ मिलाने से बनता है। ऐसे इसी प्रकार से हम ये चा जो होता है हमारा, इसमें आ मिला दें तो हमारा ये पूरा चा बन जाता है। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं। व्यंजनों के बारे में अब समझ लेते हैं थोड़ा। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों को पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों, यानी कि जो वर्ण होते हैं वो स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ करूँ यह, तो ये हमारा व्यंजन नहीं होगा, पर इसमें अगर हम एक स्वर लगा दें, जैसे मैंने चा में आ लगा दिया, तो ये हो गया चा। तो ये अब सॉरी, ये नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर ये होगा चा। तो ये हमारा हो गया व्यंजन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि व्यंजन किस तरीके से बनते हैं। अब व्यंजनों में भी हमारे भेद होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतःस्थ हो गया, है ना, ऊष्म व्यंजन हो गया। आइए अब इनके भेदों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं एग्जामों में, खासकर यूपी टेट, सी टेट और इन सभी के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण सीरीज होने वाली है आपके लिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको ऐसा ही कंटेंट देता रहूँगा आगे भी। तो आइए बात कर लेते हैं स्पर्श स्वर की। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है, 5 वर्गों में। ठीक है, हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग के नाम के पहले वर्ग का अनुसार
रखा गया है, यानी हर वर्ग का जो नाम है वो पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ ड़ आता है आपका, च वर्ग में आपका च छ ज झ य आता है, ट वर्ग में आपका ट ठ ड ढ ड़ आता है ना। त वर्ग में आपका त थ द ध न आता है। प वर्ग में आपका प फ ब भ म आता है। प्रत्येक यानी कि 5 जो हैं ये वर्ग हैं, पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी टोटल हो जाती है 25। ये भी हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25। बिल्कुल हमें रिमेंबर रखना है ये अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं अंतःस्था व्यंजन की। अंतःस्था व्यंजन क्या होता है? तो अंतःस्था व्यंजन यहाँ पर होते हैं हमारे 4, य, र, ल और व। य, र, ल और व, ये हमारे होते हैं अंतःस्था व्यंजन। अब आप लोग कहेंगे अंतःस्था व्यंजन हम पहचानेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे? तो हम सीधा सा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इन वर्णों को बोलने में बहुत ही कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप बोल के देखिए यहाँ पर, से या है ना, य, व, र, ल, तो बहुत ही नाम मात्र की ऊर्जा हमारी यहाँ पर निकलती है। तो इसलिए यानी जिन वर्णों के उच्चारण में नाम मात्र का जो है ऊर्जा व्यर्थ हो हमारी, वहाँ पर आपका अंतःस्था व्यंजन होता है। ठीक है। अब होता है क्या आगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जैसा कि मैंने अंतःस्था बताया था, वैसे ही ऊष्म व्यंजन भी आपको वैसे ही नाम से ही इसमें ऊष्मा मतलब ऊष्मा, अधिक ऊष्मा, अधिक ऊष्मा का जहाँ व्यय हो। जैसे कि अगर आप बोलते हैं श श श, तो आपको ऐसे आप हाथ सामने रखिए और हथेली पर बोलिए श, तो आपको एक ऊर्जा का आभास होगा। और य बोलिए तो कोई भी ऐसे श्वास बाहर नहीं निकलेगी, य व र ल नहीं आ रही ना। और स स ह ये बोल के देखिए तो आपको उसे एक थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीथ लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। ठीक है। स स स ह, ये मोस्ट होता है, बिल्कुल याद रखें, एक भी आपको भूलना नहीं है। आगे पढ़ते हैं हम। जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, आप संयुक्त व्यंजन भी सीख लेते हैं यहीं पर हम। संयुक्त व्यंजन जैसे कि 2 व्यंजनों को हम मिला दें, वहाँ पर हमारा संयुक्त व्यंजन बन जाता है। संयुक्त व्यंजनों में आपका आता है छ, त्र और ज्ञ। छा जो हमारा होता है आधा का प्लस सा, ये मिलाकर हमारा बनाता है छा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट करके अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलें। साथ ही साथ आप चाहें तो बाद में भी बना सकते हैं, पर साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिमेंबर रहता है हमें बहुत ज़्यादा। तो छा वाला हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, त्रा वाला भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और क्या वाला भी। छा हमारा बता दिया मैंने का और शा से मिलकर, त्रा हमारा आधा ता प्लस रा से मिलकर बनता है, और हमारा जो ज्ञा है वो आधा ज प्लस यहाँ से मिलकर बनता है। अच्छा, इनके अलावा एक और हमारा संयुक्त स्वर होता है जो इसमें लिखना मैं भूल गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है हमारा श्र। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा आधा श प्लस रा, इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। वैसे इम्पोर्टेंट तो ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तीनों ही मोस्ट हैं। उसके बाद आप ये भी आपको ध्यान में रखना है, कभी अगर पूछ लिया जाए तो उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग छ, त्र, ज्ञ को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, ये हमारे हिंदी वर्णमाला में नहीं आते। ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित नहीं है। ठीक है। अब हमारा अनुस्वार पे हम आ जाते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार, इनका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इनका चिन्ह, जैसे कि ये जो हमारा अंक की बिंदी होती है ना, अनुस्वार वही। जैसे संभव, तो ये हमारी अंक की बिंदी लग गई। संजय में भी लग गई है ना। गंगा, ये भी लग गई। तो जो हमारा अंतिम वर्ण क्या बताया गया है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, अंतिम वर्ण क ख ग घ ण है ना, च छ ज झ य, ये इस तरीके से हमारा जो अंतिम
इनका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है ना। पंचम वर्ण जो हमारा हर एक वर्ग का पंचम वर्ण होगा वही हमारा जो है अनुस्वार कहलाएगा। अच्छा, विसर्ग में क्या होता है? इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे हम ह बोलते हैं ना, ह, तो वहीं पर जैसे अंतः है ना, अंतः, प्रातः, तो ये जो हमारी दो बिंदियां लगी हैं ये हमारा हो जाएगा विसर्ग। इसी को हम विसर्ग बोलते हैं। आइए आगे हम देखते हैं चंद्र बिंदु। तो जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगा दी जाती है। ये इस तरीके की चंद्र बिंदी होती है ना, सभी को पता होगा। यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, फिर से देख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है देखो, हंसना है ना, आँख, आँख, ये जो होती है ये हमारी चंद्र बिंदी कहलाएगी। ठीक, उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हलंत। हलंत क्या होता है दोस्तों? हलंत के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, यानी जब कोई व्यंजन होता है, जैसे मैंने व्यंजन लिखा यहाँ पर क, अब हमें इसमें से स्वर निकाल के अलग कर देना है ना। तो अब जो स्वर हमें क्या पता है, हमें स्वर बिना स्वर के तो व्यंजन बोला ही नहीं जा सकता ना। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो आधा का प्लस आ, तभी तो हमारा का बना था ना। तो ये जो होता है का के नीचे जो ये डैश लगाता है यही हमारा हलंत कहलाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। जैसे चा लिख रहे हैं हम, है ना, या प लिखा, तो ये सब आधे व्यंजन होते हैं, पूरे नहीं होते, जो कि तो इस वाले जो निशान को हम हलंत बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम वर्णों के उच्चारण स्थान से बात कर लेते हैं। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आपको सारे के सारे याद करने होंगे। मैं इनको याद करने की एक ट्रिक भी बता दूंगा आपको, जिससे आप बहुत आसानी से इनको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर कैसे कैसे हमारे कहाँ कहाँ किस कंठ से क्या निकलता है ना, किस उच्चारण स्थान से कौन सा वर्ण निकलता है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है छोटा आ, बड़ा आ, क, ख, ग, घ, ड़ा और हा और विसर्ग, ये आपका कंठ से निकलता है ना, ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आएगा कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण निम्न में से कौन सा है, तो यदि इनमें से कोई आ जाए, है ना, इनमें से यदि कोई सा भी आ जाता है तो वो कंठ से उच्चारित होता है। उसके बाद तालु से हमारे कौन कौन से उच्चारण निकलता है? तालु यानी जीव, तालव्य। ठीक है, तो ई, च, छ, ज, झ, य, श, ये सभी हमारे तालु के होते हैं, है ना। ये बिल्कुल नोट डाउन करना है आपको सभी को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए मूर्धा। मूर्धा यानी कि जीव और मूर्धन्य, है ना, इससे कौन से निकलते हैं? र, ऋषि, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढ, ढ, र, ये सभी हमारे वर्ड जो रहते हैं मूर्धन्य हो जाते हैं, मूर्धन्य। और उसके बाद हमारा आता है दांत यानी कि दंत, उसमें त, थ, द, ध, न, ल, श, या बोल कर भी देख सकते हैं। अब ता बोलेंगे तो हमारे दंतों का प्रयोग होगा, दांतों का, ता, थ, द, ध, है ना। इस तरीके से आप बोलकर भी पता कर सकते हैं, पर याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब हमारे होंठों से, अब आप होंठ से देखो, अब आप ऊ बोल के देखो, ऊ, प, फ, ब, भ, म, सभी में हमारे होंठों को मिलते एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होंगे हमारे होंठ, है ना। तो यहाँ पर आपका ओष्ठ से हो जाएगा, ओष्ठ। उसके बाद क्या है हमारा जीभ। कंठ और तालु से हमारे ये दो वर्ड आते हैं, ए और ए, और उसके बाद हमारा ओ और ओ आता है दांत के बीच यानी दंतोष्ठ। ठीक, और उसके बाद हमारा अंतिम रह जाता है ये वा जो है दंतोष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है वा। ठीक है, तो ये हमारे सारे हो गए उच्चारण स्थान, इनको मोस्ट तरीके से याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे से।
एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा, आपसे मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैं जो कंटेंट लेकर आता हूँ ना, हमेशा ही ये ऐसा कंटेंट है, इसके अलावा वर्णमाला आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक्स देखेंगे तो पता नहीं 10-10 पेजों में बुक्स में दे रखा होता है, पर मैं आपके लिए जो कंटेंट लेकर आया हूँ वो इतना बेस्ट है कि आप बस इतना लगा कर चले जाइए, किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए, मेहनत में बिल्कुल पीछे मत हटिए, और आपको इसी तरीके का कंटेंट मैं आपको हमेशा देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं आप सभी को और ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।